सबसे पहले तो मैं उन बहुत से व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारा पहला एपिसोड देखने के बाद अपने कमेंट्स हमें भेजे हैं। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बाय एंड लार्ज ऐसा लगता है कि हमारा प्रोग्राम 4 फिंगर्स फॉर्मूला वीडियो देखने वालों को बहुत ही पसंद आया है। वंस अगेन थैंक यू ऑल। आज के एपिसोड की थीम के तौर पर मैं 1950 के दशक का एक गाना याद दिलाना चाहूँगा। गाने के बोल हैं, तस्वीर बनाता हूँ मैं, तस्वीर नहीं बनती। आज मैं समझता हूँ मीडिया को गाना चाहिए, तस्वीर उलझाता हूँ मैं और तस्वीर जाती है उलझती। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तस्वीर उलझाए जाने से मतलब क्या है मेरा? जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में कहा कि आज का हमारा ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी चैनल्स वगैरह बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव और मैनिपुलेटिव हो गया है। 4 फिंगर्स फार्मूला की थीम को ध्यान में रखते हुए मैं अभी हाल ही की एक ख़ास खबर की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, जो कि टीवी मीडिया की गंदी शरारत का लंबे समय तक शिकार होते होते रह गई और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि एक बार फिर से इसको भड़काया जा सके। इस खबर का ताल्लुक भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार आमिर खान से है। आमिर हाल ही में अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए लोकेशन वगैरह के सिलसिले में तुर्की गए हुए थे। वहाँ राजधानी इस्तांबुल में टर्की के प्रेसिडेंट की पत्नी फर्स्ट लेडी एमिने एर्दोगन से उनकी मुलाकात हुई, जिनकी आमिर के एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट वाटर फाउंडेशन में बहुत दिलचस्पी है, जिसका ताल्लुक भारत में पानी की समस्याओं को हल करने से है और जिसे आमिर ने अपनी पत्नी किरण राव के साथ स्थापित किया था। मुलाकात की कुछ तस्वीरें एमिने एर्दोगन फर्स्ट लेडी ने बहुत ही उत्साह के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की कि उन्हें भारत के इतने बड़े सुपरस्टार से मिलने का मौका मिला था। बस फिर क्या था, देखते ही देखते टीवी चैनलों पर तूफान सा आ गया। एक ख़ास वर्ग के लोगों को, जिनका ताल्लुक एक ख़ास किस्म की राजनीति से है, इस बात से सख्त नाराज़गी हुई कि आमिर खान तुर्की में वहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी से मिले, जबकि तुर्की अक्सर भारत का विरोध करता नज़र आता है, जैसा कि पिछले ही साल कश्मीर के मामले में देखने को मिला, जब तुर्की ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के मामले को लेकर पाकिस्तान का समर्थन किया। दनादन टीवी चैनलों पर शोर मचाने वालों की बाढ़ सी आ गई। ज़्यादातर चैनलों ने इसे हिंदू मुसलमान का रंग देना शुरू कर दिया। सबका यही रोना कि आमिर ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। एक विशेष पार्टी की एक महिला प्रवक्ता ने तो जहर उंडेलते हुए बेमतलब के पुराने मुर्दे भी उखाड़ना शुरू कर दिए और उसने कहा कि कुछ साल पहले भी आमिर ने ऐसी ही हरकत की थी, जब उसने इंटॉलरेंस संबंधी बहस के दौरान कहा था कि उसकी वाइफ किरण राव को अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भारत में डर लगता है। और ये कहते हुए उसने कहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कहीं बाहर विदेश में जाकर रहना पड़ सकता है। इस महिला प्रवक्ता ने आमिर को देशद्रोही करार देते हुए कहा कि वो आमिर से पूछना चाहती हैं, जो कि अपने आप को एक सुपरस्टार समझते हैं, कि वो जब इजराइल के राष्ट्रपति से मिलने का इनविटेशन ठुकरा सकता है तो वो तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलने क्यों गया? इसीलिए ना कि वो एक मुस्लिम कंट्री है और वो खुद एक मुसलमान है, तो फिर वो वहीं जाकर क्यों नहीं रहने लगता, या फिर पाकिस्तान में जाकर क्यों नहीं सेटल हो जाता? मुसलमानों के प्रति अपनी नफ़रत के जुनून में ये महिला ये भी भूल गई कि आमिर खुद अपने आप को सुपरस्टार नहीं कहता भाई। उसके चाहने वाले उसके टैलेंट और उसके देश प्रेम, उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोग्राम्स और उसके ह्यूमनिज्म के लिए उसे ये कहते हैं कि वो एक सुपरस्टार है।
पर जिस तेज़ी से ये बात उठी थी और सेंसेशनल होने का पूरा खतरा था, वो अचानक से ठंडी हो गई, मीडिया से एकदम गायब हो गई, मानो किसी ने कोई स्विच ऑफ कर दिया हो। क्यों? दैट्स द इंट्रीगिंग क्वेश्चन। मेरा अंदाजा है कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की तहकीकात का मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला आ गया, इसलिए ऐसा हुआ। What do I mean? How can I say this? Well, पहले एपिसोड में जैसा मैंने कहा था, एक इंग्लिश सेइंग के बारे में जो कहती है नेवर ट्रस्ट द ऑब्वियस, कि जो दिखाई देता है उसे पूरा सच मत मान लो। शतरंज में शातिर खिलाड़ी अक्सर ही टेढ़ी चाल चलते हैं। As I said in the previous episode, certain media often sensationalizes a report for TRP purposes. वहीं ये भी सही है कि कुछ लोगों के इशारे पर ऐसा होता है, कुछ आकाओं के फ़ायदे के लिए ये सब किया जाता है। मैं समझता हूँ बिहार में जल्द ही जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसकी वजह से भी ये सब हो रहा है। सरकार पक्ष को विजय हासिल करने के तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो बुनियादी बातें उठनी शुरू हो गई हैं उनसे लोगों का ध्यान पूरी तरह हटाया जा सके, जैसे कि बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, कोरोना, माइग्रेंट्स प्रॉब्लम, चीन द्वारा ऑक्यूपेशन वगैरह वगैरह। इनसे अगर ध्यान हटाना है तो किसी और चीज़ों को उलझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में बिल्ली के भाग छींका टूटा के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत का मामला अपने आप प्लेट में आ गिरा, जिसको ज़ोरों से इमोशनल बनाना बहुत आसान है। जिस तरह बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब और केंद्र के कुछ बड़े मंत्री सुशांत के मामले में कूद पड़े और सीबीआई जांच की मांग की, उससे साफ लगता है कि इसका उद्देश्य अपोजिशन को निकम्मा साबित करना और ख़ुद को बहुत ही काबिल और ह्यूमेन यानी मानवीय साबित करना है। अगर महाराष्ट्र की सरकार वहाँ की पुलिस की लापरवाही की वजह से उस पर निकम्मेपन का धब्बा चिपक सकता है, तो इससे दो ऑब्जेक्टिव्स एक साथ हासिल होने की संभावना बढ़ जाती है। पहला, बिहार में जीत, और दूसरा, टॉपलिंग द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मतलब एक ही झटके में महाराष्ट्र में भी अपनी ही सरकार कायम करना। मगर इस बात की कोई गारंटी तो थी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला हक में देने वाली थी, इसलिए ज़रूरी था कि एक नई खिचड़ी पकाने की तैयारी शुरू की जाए। इसका मौका भी अपने आप ही आ गया। यानी इस्तांबुल में आमिर खान साहब और वहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी एमिने एर्दोगन की भेंट, यानी मुस्लिम शरारत की पूरी गुंजाइश। मगर फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ही मामला देने का हुक्म सुना दिया। तो फिर जो खिचड़ी पहले से ही गर्मा गर्म थी, खुशबू दे रही थी, उसे क्यों छोड़ा जाए? बैक टू सुशांत सिंह मैटर। पूरी तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, ज़रा भी ध्यान बटाए बगैर। समझे आप? पर ये मत भूलिए कि आमिर की खिचड़ी को सिर्फ मंदी आंच पर भेजा गया है, उसे उठाकर फेंक नहीं दिया गया। अगर सीबीआई इस मामले को लंबा नहीं खींचती है और कहीं इसी फैसले पर आ जाती है कि सुशांत ने आत्महत्या ही की थी, तो आई बेट यू बेटर बी रेडी कि मिस्टर आमिर खान विल बी बैक एट द पिच। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आई एम कमिंग बैक टू द मैटर ऑफ आवर इकोसिस्टम, हमारा माहौल जिसमें हम जीते हैं, हमारे बच्चे जिसमें बड़े हो रहे हैं। कोई 2 दशक पहले जब हम एक
नेटवर्क टीवी चैनल शुरू कर रहे थे तो मेरे एक राइटर दोस्त कमलेश पांडे ने कहा था, मीडिया वो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो पानी है जिसे हम पीते हैं। हमने जिम्मेदार प्रोग्रामिंग करने के उद्देश्य से एक टीम को पूरी दुनिया के चैनल्स का साल भर रिसर्च करने के बाद एक SNP कोड यानी स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टेलीविज़न प्रोग्रामिंग कोड तैयार करने के काम पर लगाया ताकि स्वस्थ प्रोग्रामिंग हो, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो। आज हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं जहर, नफरत, मौका परिस्थिति के नाम पर झूठ, पुराने जंग खाए हुए वैल्यू सिस्टम के नाम पर हत्याएं, लोगों का लोगों से लड़ाया जाना, झूठ, मक्कारी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार हूं मैं, जिम्मेदार हैं आप, जिम्मेदार हैं हम सब। हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दिया है। थर्मोस्टेट खराब हो गया है हमारा, ठीक कराना होगा। वी हैव टू वेक अप बिफोर इट इज टू लेट। 4 fingers formula।